नमस्कार। तो बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब ये सवाल सबके जहन में है कि बिहार किसका यानी जीतेगा कौन। और नीतीश की अगुवाई वाला एनडीए खेमा फिर जीतेगा, नीतीश जीत का चौका लगाएंगे या फिर महागठबंधन की लालटेन इस बार जल सकती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं संजय कुमार, जो सीएसडीएस में प्रोफेसर हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। और संजय जी जितनी किताबें लिख चुके हैं उससे कम ही किताबें हमने पढ़ी होंगी। बिहार की पॉलिटिक्स पे भी संजय जी ने एक बढ़िया किताब लिखी है, जिसे पढ़कर आप बिहार पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अब बिहार के चुनावों पर हम सवाल जवाब करेंगे संजय जी से। सर, चुनावों की घोषणा हो गई है, पिटारा खुल गया है। तो सबसे पहले तो एक जाहिर सवाल, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? अ, जिस जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कौन जीतेगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक खास पार्टी चुनाव जीत पाएगी। किसी एक पार्टी जी। का जिक्र करना यहाँ मुश्किल है। हम्म, इसकी वजह यह है कि तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अगर कोई जीतेगा तो कोई एक गठबंधन जीतेगा, एक गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा बिहार में पिछले 30 सालों में होता आया है। अगर आप पिछले 30 साल को देखें तो सारी सरकारें गठबंधन की सरकार हुई हैं। तो चुनाव निश्चित रूप से एक गठबंधन जीतेगा, किसी एक पार्टी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। सर, इस बार के चुनाव को ये कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का बड़ा मुश्किल चुनाव है। 2010 में चूंकि वो लोकप्रियता वो उनका सेकंड टर्म था, लोकप्रियता के घोड़े पे सवार थे। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर लड़े थे, तो वो एमवाई का और कुर्मी कुएरी वोट का कॉम्बिनेशन ऐसा था कि वो भी एक केक वॉक थी उनके लिए। लेकिन इस बार लोकप्रियता में भी ऐसा ग्राउंड पे कहा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता में भी कमी है, जातिगत समीकरण भी अलग है। तो इस बार क्या नीतीश कुमार के लिए आपको आपके डेटा एनालिसिस में भी आ रहा है ये कि नीतीश कुमार के लिए खतरा है? देखिए, खतरा एक बहुत मुझे मुझे लगता है, मैं खतरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन चुनौतीपूर्ण चुनाव है ऐसा मुझे लगता है। जी। अभी ऐसा लगता है कि चुनौतीपूर्ण चुनाव है। चुनौतीपूर्ण क्यों है? पिछले चुनाव की तुलना करें तब चुनौतीपूर्ण लगता है। लेकिन जैसे ही हम विपक्ष की पार्टियों को देखते हैं, जी। विपक्ष की पार्टियों का क्या हाल है, उनमें क्या तालमेल है, विपक्ष के बारे में जनता का क्या मन बनाया है, अगर वो देखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि चुनाव एक तरह से मुश्किल नहीं है नीतीश कुमार के लिए। ये बात हम्म। जरूर है कि उनकी लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट दिखती है। जी। 15 साल से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और एक हम्म, पूरा जनरेशन है जो युवा वर्ग है, वो ये अब सोच कहने लगा है कि जब से हम होश संभाले हैं तब से हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखा है, क्यों ना एक बदलाव चाहें। वो जी। ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने खराब काम किया, लेकिन हम्म, बड़ी संख्या में लोग ये कहने लगे हैं, कम से कम युवाओं में ये लगता है कि हाँ, दूसरे को ट्राई किया जाए। जी। लेकिन जैसे ही वो विपक्ष की ओर देखते हैं तब हम्म, उन्हें कोई एक खास ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाई पड़ता। तो स्टैंड अलोन अगर नीतीश कुमार को देखें तो लगता है कि ये चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा एक तरह से उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जैसे ही विपक्ष की ओर देखते हैं तो हमें मुझे लगता नहीं है कि कोई चुनौती है हम्म। उनके लिए। सर, और अगर मैं इसके स्पष्ट कहूं तो जी। अगर मैं स्पष्ट कहूं तो चुनाव की इस रेस में नीतीश कुमार और एनडीए काफी आगे खड़ा दिखाई पड़ता है। एनडीए काफी आगे खड़ा दिखाई देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी मुझे लगता है कि वो बैलेंस का काम करेगा, जो लालू की अनुपस्थिति नीतीश गठबंधन को इस चुनाव में देखनी पड़ रही है। शायद इसीलिए वो लगातार ताबड़तोड़ घोषणाएं करवा रहे हैं। मतलब तुरुप का पत्ता जिसे हर चुनाव में कहते हैं हम, नरेंद्र मोदी, वो बिहार में पूरी तरह से कूद चुके हैं घोषणाओं से पहले। देखिए, इन घोषणाओं का एक तरह से अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि एनडीए जो है और बीजेपी बिल्कुल एक तरह से कहिए कि अपने चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है और इसी के लिए प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ जी। घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसी बात यूपी के चुनाव के समय भी हो रही थी और पहले के चुनाव में भी होता रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता कि इन घोषणाओं से यह अर्थ निकाल लिया जाए कि एनडीए कहीं फिसल रही है, कहीं वो संकट के दौर से गुजर रही है, ऐसा लगता है कि कहीं वो चुनाव हार न जाए। मुझे लगता है कि एनडीए और खासकर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ती है, वो चुनाव जीतने के साथ साथ विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए लड़ती है। वो ये चाहती है कि विपक्ष का बिल्कुल साफ सफाया हो जाए। सिर्फ चुनाव जीत के सरकार बनाना नहीं है, विपक्ष को जी। इस हालत में ना छोड़ो कि वो अपने स्वर भी उठा सके। तो उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी
कोई ऐसी चीज छोड़ना नहीं चाहती, 1% भी नहीं, जिससे बाद में लगे कि हमारी सीटें कुछ और बढ़ सकती थी। तो इन घोषणाओं का चुनाव से तो जरूर संबंध है, मैं नहीं मानता कि इन घोषणाओं का कोई चुनाव से संबंध नहीं है, लेकिन इन चुनाव के इन घोषणाओं से मैं यह अर्थ नहीं निकालता कि एनडीए स्लिप कर रही है और इन घोषणाओं के सहारे वो अपनी नैया पार लगाना चाहती है। ये घोषणाएं अपने जीत को अस्वस्थ करने की एक तरह से पहल है। लेकिन सर एक बात तो जरूर है जो कि बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है, वो है एनडीए के घर में खींची हुई तलवारें। हम लगातार पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने तो मोर्चा ही खोला हुआ है नीतीश कुमार के खिलाफ। और जो बीजेपी की चुनाव जीतने की जो मशीनरी है, जो हर जगह एक जादू की छड़ी का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अरमान जगे हुए हैं और वो अगले 5 साल नीतीश की छाया में नहीं गुजारना चाहेगी। यानी कि नीतीश के विंग्स क्लिप करने के, पर कतरने के लिए कहीं अंदर अंदर कुछ हो सकता है कि ऊपर से दोस्त हैं, गठबंधन है, लेकिन फिर भी तो इस ये भी एक एनडीए का नेगेटिव फैक्टर है। नीरज जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट है। ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हो रही हैं। आपने कहा एनडीए के खेमे में तलवारें खींची हैं, चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। हमने कभी विपक्ष के घर में झांक के देखने की कोशिश नहीं की कि वहां क्या हो रहा है। यहाँ कम से कम घर है जिसके अंदर में तलवारें, घर के अंदर हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमें यही नहीं पता कौन किसके साथ है। अब जीतन राम मांझी कुछ समय पहले तक तो महागठबंधन के पार्ट थे, लेकिन दे ही देखते अभी चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं, लेकिन हमने ये देखा कि उन्होंने अपना पाला बदल लिया है और वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो घमासान चल रहा था, जो तलवारें खींची थी, मुझे लगता है इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार ने एक पहल की और जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने में सफल हुए। तो अगर चिराग पासवान नाराज भी हो जाएं, एलजेपी अगर गठबंधन एनडीए छोड़ने का मन भी बना ले, तो दलित वोट का जो बैलेंस है नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में कर लिया है, एनडीए के पक्ष में कर लिया है। कुल मिला के घमासान है, कुछ ना कुछ मतभेद है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है एनडीए के खेमे में भी, लेकिन सब मिला करके भी मुझे लगता है एनडीए कहीं बेहतर स्थिति में है। अगर आप आरजेडी गठबंधन या जिसको आप महागठबंधन कह लें उससे अगर तुलना करें, तो एनडीए बहुत एक सुदृढ़ स्थिति में दिखाई पड़ती है। सर चूंकि पिछले दिनों हुई घटनाओं से आगे की तस्वीर को तोला जाता है, ये एक रवायत है। तो पिछले दिनों में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को अपना बड़ा जबरदस्त मुद्दा बनाया है। वो जंगल राज पर माफी मांग चुके हैं। वो जो अब की बार नई सोच, नई सरकार, नया बिहार और युवा सरकार के जो होर्डिंग लगा रहे हैं, तो ये युवाओं की लामबंदी जात पात से ऊपर उठकर बेरोजगारी के मुद्दे पर हो सकती है क्या? उसकी एक बड़ी वजह है 2020 के चुनाव में कि जो वोटर 2000 या 1998 के बाद पैदा हुआ है, उसने तो वो जंगल राज देखा नहीं है। और उसने, जैसा कि आपने कहा, कि सिर्फ नीतीश का राज देखा है। तो वो ये जंगल राज फैक्टर तो उस अगड़ी जाति के यंग वोटर पे भी नहीं असर दिखा सकता। तो क्या ये बेरोजगारी के फैक्टर पे लामबंद हो सकते हैं युवा? मुझे अच्छा लगेगा अगर ये चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ा जाए, इन चुनाव में युवा लामबंद हो बेरोजगारी के मुद्दे पे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसकी गुंजाइश है। मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आते आते तक, ये चुनाव के पहले चुनाव की घोषणा हो गई है और आज ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख आएगी, नजदीक आएगी, अलग अलग फेजेस में जब वोट पड़ेंगे, तब बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे जाने लगेगा। और ये मुद्दे, जो जातिगत राजनीति होती है, जाति के आधार पर जो वोटरों के लामबंद होने की जो स्थिति होती है, बिहार में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है, कुल मिलाकर करके वो लोगों के वोट देने के निर्णय पर फिर से हावी हो जाएगा। युवाओं में अभी थोड़ा असंतोष दिखाई पड़ता है नीतीश कुमार के जी। बारे में। तेजस्वी यादव यही कोशिश में है कि ऐसे युवा जो नीतीश कुमार से थोड़े एक तरह से डिसएंचेंटेड दिखते हैं, जिन्हें लगता है, जिनका मोह थोड़ा भंग होता हुआ दिखाई पड़ता है, उनको लामबंद कर सकें, गोल बंद कर सकें। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये चुनाव बेरोजगारी पे लड़ा जाएगा, अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई तो बेरोजगारी पीछे छूट जाएगी, बेरोजगारी का मुद्दा पीछे रह जाएगा।
और जैसा चूंकि अब हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं और जैसा आपने भी कहा कि तेजस्वी के घर में भी जिस तरीके से एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा सीनियर लीडर्स ने छोड़ा, रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका इंतकाल हो गया लेकिन वो भी पार्टी छोड़ चुके थे इतने सालों तक लालू के साथ रहने पर। लालू प्रसाद यादव का जेल में होना तेजस्वी की एक बड़ी कमजोरी बनेगी या अभी भी वक्त है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, या लालू अगर बाहर होते, जेल से बाहर होते तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और उनके खेमे के लिए तस्वीर अलग होती? तस्वीर अलग होती, लेकिन क्या तस्वीर इतनी अलग होती कि वो हम्म, एकदम कांटे का टक्कर होता, या कि आरजेडी चुनाव जीतने की स्थिति में हो जाती? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तस्वीर जी, इतनी बदल जाती। तस्वीर थोड़ी बदलती। देखिए, बिहार में मतदाता इतने बटे हुए हैं। बिहार में ही क्यों, अगर आज देश की भी अगर हम बात करें, जी, तो आज ये ऐसी स्थिति है देश में, देश के मतदाता अलग-अलग मुद्दों पर, जाति के मुद्दों पर इतना उनमें विभाजन है, इतना टकराव है कि एक पार्टी को दूसरे पार्टी के वोटरों में एक तरह से सेंध मारने की जो कोशिश है, वो बहुत विफल होती है। बहुत जी। मुश्किल है एक पार्टी का दूसरी पार्टी के वोटरों को अपनी ओर खींच लाना। तो अगर लालू यादव जेल से बाहर भी होते या बाहर आ भी जाएं, अब शायद इसकी गुंजाइश बहुत हम्म। कम है कि वो अपने तेज तर्रार भाषणों से दूसरे खेमे के वोटरों को अपनी ओर लाने में सफल होंगे। जैसा मैंने कहा, थोड़ा सफल हो सकते हैं, लेकिन सफलता इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो बिल्कुल पासा पलट दें और आरजेडी चुनाव जीतने की स्थिति में हो जाए। कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना जी। नहीं जितना कि जिससे कि पूरे बिहार की राजनीति ही बदल जाए। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के चुनाव मैदान में कूदे और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आपका तो यहाँ कोई बेस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई सामंतवाद नहीं चल रहा है, कि पिछले इलेक्शन में जो जिसका वोटर था या जो पिछले कई इलेक्शन से किसी का वोटर था वो उसी का रहेगा। यानी कुल मिलाकर वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर के अंदर मैं भी इस बार सेंध लगाऊंगा। आपको लगता है कि इस तरह के ये जो फैक्टर है, ये इस चुनाव के समीकरण को कुछ बैलेंस बिगाड़ सकते हैं क्या? अ, ओवैसी साहब का चुनाव में, बिहार के चुनाव में उतरना कुछ जी। ना कुछ तो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में सेंध लगा सकता है। लेकिन ये सेंध कितना बड़ा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि विपक्ष कितना एकजुट है। अगर हुँ, आरजेडी, कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी एकजुट रहे और अगर वो एनडीए को करारा टक्कर देने की स्थिति में आ जाएं, तो ओवैसी जी जी। के लिए सेंध लगाना बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर विपक्ष भी बिखरा हुआ दिखाई पड़े और ऐसा लगे कि एनडीए को बिल्कुल टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, तो ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो वो बड़ा इतना बड़ा नहीं होगा कि आरजेडी से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम मतदाताओं का ओवैसी जी की पार्टी को चला जाए। हुँ, लेकिन अगर विपक्ष बिखरा रहेगा, जितना बिखराव विपक्ष में होगा उतना ही बिखराव मुस्लिम मतदाताओं के में भी होगा। और अगर विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ा और तब ओवैसी अलग रहते हैं, तब ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं में सेंध मारने में उतने सफल नहीं होंगे। सर ये आरजेडी में तेजस्वी यादव एक कोशिश कर रहे हैं कि वो ये जो एमवाई के कॉम्बिनेशन के बाहर अपनी थोड़ी जड़ें फैला सकें। उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष एक राजपूत नेता को बनाया, उन्होंने राज्यसभा में एक भूमिहार नेता को भेजा जिसका कोई आरजेडी से लेना देना नहीं था। तो अगेन वही बात जो हम कर रहे हैं कि वो जो जंगल राज के नाम पर अगड़ी जातियां पूरी तरह से आरजेडी से अलग थी और अब आरजेडी ये कोशिश कर रही है कि अगड़ी जातियों में सेंध लगाई जाए। होगी क्या कोशिश सफल? कोशिश तो जरूर की जा रही है, और अगर कोशिश सफल नहीं हुई तो हुँ, आरजेडी का इन चुनाव में कोई खास भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। जी। बार बार इस बात का जिक्र होता रहा कि आरजेडी की सफलता बिहार की राजनीति में इसी वजह से रही कि एमवाई जो कंसोलिडेशन बहुत पीक पर रहा। हुँ, लेकिन एमवाई फैक्टर भी जो है अब आरजेडी के पक्ष में उतना काम नहीं करता जितना कि 90 और 95 के चुनाव में काम किया। हुँ, अगर आरजेडी को सफलता हासिल करनी है इन चुनाव में, तो वो तभी संभव है जब आरजेडी अपने एमवाई फैक्टर को कंसोलिडेट करेगी और एनडीए के वोटरों में सेंध मारे। और जी, सेंध मारने के पहले उन्हें इस बात के उन्हें ये कोशिश करनी होगी कि इनका वोटर जो छिटक के वहां चला गया है एनडीए के पक्ष में, और खासकर मैं लोअर ओबीसी जाति के वोटरों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बड़ी तादाद में एनडीए के लिए वोट किया है 2019 के चुनाव में, इवन 2015 के विधानसभा चुनाव में, जी, उनको वापस लाना होगा आरजेडी को पहले अपने पक्ष में। अगर वो वापस आ गए और इन्होंने अपर कास्ट वोटर के में कुछ भी सेंध मार ली, तब एक करारा टक्कर होता हुआ बिहार में दिखाई पड़ता है। अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो शायद मुझे लगता है ये एक तरफा चुनाव हो जाएगा।
सर हालांकि हम आगे डिटेल में बात करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन मैं अपने दूसरे वीडियोस में भी, लेकिन यहाँ पर एक दो चीजें और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जो है वो पिछले साल भर से बहुत ज्यादा बिहार में नजर आ रहे हैं, पिक्चर में नजर आ रहे हैं। ये वहां के लोग कहते हैं कि पप्पू यादव ने शायद बाकी लोगों से पहले तक चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, और वो महागठबंधन से नजदीकी भी दिखा रहे हैं। पप्पू यादव अगर महागठबंधन के साथ आते हैं या नहीं भी आते हैं, पप्पू यादव फैक्टर को आप कैसे देखते हैं इस चुनाव? आपने दोनों बातों का जिक्र किया। अगर वो महागठबंधन के साथ आ जाएं तो जी। महागठबंधन मजबूत होगा। जितना इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी स्ट्रांग होगा, और मैं कह रहा हूं जितने लोग आरजेडी कांग्रेस के साथ आएंगे, गठबंधन हम्म, का पार्ट होंगे, एनडीए को उतनी ही कड़ी चुनौती मिलेगी। और जितने पार्टियां बिखरी हुई होंगी एनडीए के खिलाफ, अगर पप्पू हम्म। यादव की पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, मुकेश साहनी की पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग चुनाव लड़ते हैं, जी। तब आप समझिए एनडीए एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होगी। और अगर ये सब एक साथ आ जाएं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तो एनडीए को एक टक्कर का सामना करना पड़ेगा। पप्पू यादव एक फैक्टर हैं, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर होंगे, मुकेश साहनी फैक्टर होंगे, जी। बट ये फैक्टर तभी होंगे जब ये एकजुट होंगे, जब एक साथ आएंगे। राइट। और जो कहते हैं ना, कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जी बिल्कुल। अगर ये सब एक साथ आ जाएं तो ये एक फैक्टर होंगे। अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर विपक्ष का बिखराव जो है वो एनडीए को अपने आप एक बढ़त दिलाएगा। तो मतलब तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार पे पलटू चाचा होने का आरोप लगाते हैं, और नीतीश कुमार ने जो गठबंधन तोड़ के लालू के साथ बीजेपी से हाथ मिलाया था अपनी तमाम अदावत को भूलकर, उस सब का विश्वसनीयता का, उस छवि का, उन सब का कोई मतलब नहीं है जात पात के सामने, आपका मतलब है? देखिए, उस छवि का मतलब है, हम्म। जब इस बात का जिक्र करते हैं तेजस्वी यादव, तो बिहार के लोग ऐसा कहते हैं कि तेजस्वी जो हम्म। कह, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। नीतीश हम्म। कुमार ने तो ऐसा किया है, उन्होंने कई बार पाला बदला। एक बार बीजेपी के साथ थे, फिर अचानक बीजेपी के घोर विरोधी हो गए। हम्म। फिर वो आरजेडी से हाथ मिलाते हैं, लालू यादव से हम्म। हाथ मिलाते हैं। 2 साल में उनका मोह भंग होता और फिर भी वापस बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव का यह आरोप लगाना, जनता मानती है, बड़ी संख्या में जनता मानती है कि ये तो सही है। लेकिन लोग जैसे ही उसकी तुलना करने लगते हैं कि तेजस्वी ने ये आरोप तो लगा दिए, लेकिन हम्म। इनके पाले, इनके तरफ जो लीडर हैं, वो जी। क्या नीतीश कुमार से ज्यादा साफ छवि के हैं? ऐसा लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है, नीतीश कुमार ने ये जरूर एक तरह से पाला बदलते रहे, लेकिन कुल मिला के तो इन सब नेताओं से वो बेहतर हैं। तो लोग थोड़े नाराज होके, थोड़े असंतुष्ट होकर के भी फाइनली उनका वोट जो है वो नीतीश कुमार की तरफ, उनके झोली में चला जाएगा। जी। ऐसा मुझे लग रहा है। चुनाव आते आते, वोट के दिन आते आते लोगों का ऐसा मन बदलने लगेगा। सर एक सवाल जो है कि हम बहुत बात कर रहे हैं खास तौर पर दिल्ली का मीडिया या नेशनल मीडिया की, ये देश का पहला ट्रू असल डिजिटल इलेक्शन होगा। हम्म, बहुत 2019 का चुनाव भी लड़ा गया डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन यहाँ तो मजबूरी है। 100 लोगों की रैली करने की बंदिश है, प्रचार पे कई दूसरे बंदिशें हैं, जैसा हम मानते हैं, हालांकि वो दिखती नहीं है बिहार की तस्वीरों में। लेकिन ये जो एक डिजिटलाइजेशन चुनाव का जिसकी बात की जा रही है, वोटिंग के दिन भी 10 तरह की पाबंदियां इलेक्शन कमीशन ने लगाई हैं कि लोगों को सैनिटाइजर लेना होगा, मास्क लेना होगा। मतलब कुल मिला के आपके कहीं आपने जब ग्राउंड पे स्थित चीजों को देखा, तो इसका कोई असर दिखता है क्या, ये जो डिजिटल हुआ है इसका? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से इन प्रावधानों का जिक्र कर रही है और ये कह रही है कि अब ये चुनाव, बिहार का ये चुनाव एक दूसरे माहौल में हो रहा है और इन सब पाबंदियों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिन बातों का आपने जिक्र किया। जी। रैलीज में लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होंगे, तो आप बूथ पर जाएं वोट देने के लिए, तो आप मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर होगा। लेकिन चुनाव आते आते ये सारे नियम धीरे धीरे बिखरने लगेंगे। है कि वोट के दिन मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, मैं तो चाहता हूं कि हाँ, इन पाबंदियों को फॉलो किया जाए। जी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के दिन आते आते, वोट डालने के समय सुबह सुबह पता चलेगा सैनिटाइजर और इन सब चीजों का प्रयोग बड़े तरीके से हो रहा है। अब वो दोपहर फोटो आते खिंचवाने के आते, लिए हो शाम आते जाएगा। आते, दोपहर आते आते, शाम आते आते तक लगेगा कि इन सब पाबंदियों का कोई मतलब नहीं है। ना तो जी। जो वोट दिलवा रहे हैं वो इस पर ध्यान देंगे, और ना वोट डालने वाले इन चीजों पर ध्यान देंगे। तो
इन पाबंदियों का असर कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन फाइनली अगर मुझे लगता है कि कुल मिला के आप देखेंगे तो लगेगा इन पाबंदियों जिनका जिक्र अभी इलेक्शन कमीशन कर रही है, शायद 30 से 35% इसको फॉलो किया जाएगा और बाकी फिर चुनाव वैसा ही होगा जैसे पिछले चुनाव होते रहे हैं। जी। सर, एक सवाल और है जो लोग हमसे पूछते भी हैं कि 2019 के चुनाव में हालाँकि वो एक मतलब वो लोकसभा का चुनाव था, लेकिन वहाँ पे जो बीजेपी ने जात-पात के ऊपर एक जो धर्म का बड़ा अम्ब्रेला खींचा था, कि एक धर्म के छतरी के नीचे सारी जातियाँ आ जाएँ, वो पिछड़ी हो, अगड़ी हो, कोई भी हो, दलित हो। तो ये बिहार चूंकि उसके बाद पहला बड़ा इलेक्शन है, तो ये आपको लगता है कि ये राज्यों की विधानसभा चुनावों में भी ये रणनीति रिफ्लेक्ट होगी, हो सकती है? देखिए हमेशा विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, एक जी। समय ऐसा था जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कोई खास अंतर दिखाई नहीं पड़ता, और ऐसा हुँ, मैं आपको 2004-2009 के चुनाव का जिक्र कर रहा हूँ, और उसके पहले जी। अगर हम 96-98 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करें, तो वो एक ऐसा दौर था जब मतदाता बहुत भेद नहीं कर पाता था कि वो विधानसभा के लिए वोट कर रहा है या लोकसभा के लिए वोट कर रहा है। और जब हुँ, भेद नहीं करने का अर्थ ये हुँ, था कि उनके वोट देने के निर्णय एक ही जैसे होते थे, एक ही चीज पर डिसाइडेड होते थे। हुँ, आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। जब लोकसभा का चुनाव होता है, वोटरों को पता है कि वो केंद्र के लिए सरकार चुन रहे हैं और केंद्र में हुँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। जब राज्यों का चुनाव होता है, उन्हें इस बात का अंदाज रहता है, इस बात का आभास रहता है कि ये केंद्र का चुनाव नहीं है, और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य को किस पार्टी की आवश्यकता है, राज्य के लिए कौन सी पार्टी, कौन से नेता ज्यादा उपयुक्त होंगे, तो वोटरों ने वोट देने का जो निर्णय है उसको बहुत केयरफुली लेना शुरू किया है। आप देखिए, आप कह रहे हैं ये बड़ा चुनाव 2019 के बाद पहला चुनाव है। इसके हुँ, पहले हरियाणा के चुनाव हो गए, जी। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हाँ, हाँ, झारखंड के महाराष्ट्र भी के। चुनाव हुए, झारखंड के भी जी। चुनाव हुए। आपने देखा झारखंड में कैसे लोगों के वोट देने का निर्णय बदल गया। हरियाणा में भी काफ़ी हद तक निर्णय बदल गया। तो अब दिल्ली में हम बार-बार देख रहे हैं। दिल्ली का जी, भी जी। चुनाव हमने 2019 हाँ, का चुनाव बिल्कुल। देखा। तो अ, मुझे नहीं लगता कि ये जो जिस बात का आपने जिक्र किया 2019 का 19 के लोकसभा चुनाव में एक धर्म की छतरी के नीचे अलग-अलग जाति के मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश अगर बीजेपी ने 2019 में की, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली, हुँ। ऐसी स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी। तो जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है और बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में होंगे। हमारा ये वीडियो देखकर नीतीश खेमा एनडीए ज़रूर खुश हो सकता है संजय जी के आकलन से। लेकिन हम आगे उनसे बात करेंगे कि महागठबंधनों का क्या असर होता है राजनीति पे, जातियों का क्या असर होता है, आने वाले दिनों में जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं वो क्या असर डालेंगी। इन सब बातों के लिए हम बार-बार संजय जी के पास जाएंगे। आपके अगर इस मुद्दे पर कोई भी बिहार चुनाव से जुड़े कोई भी सवाल हो, कोई आपकी जिज्ञासाएं हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आने वाले दिनों में आपकी वो जिज्ञासाएं संजय जी से के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। और बिहार चुनाव की हर कवरेज आपको अलग तरीके से देखने के लिए बिहार तक से लगातार लगातार जुड़े रहिए। और जैसा मैंने कहा कि हम ये चुनाव पॉलिटिशियन के नजरिए से कवर नहीं करेंगे, हम ये चुनाव आपके यानी वोटर के नजरिए से कवर करेंगे और आपके मोबाइल फोन तक सीधा पहुंचाएंगे।